पहले एक्सोप्लैनेट की खोज के बाद से ही ब्रह्मांड में जीवन की हमारी खोज में काफी तेजी आई है। हम तब से ही ऐसे ग्रहों को खोज रहे हैं जो पृथ्वी जैसे होने के साथ साथ एक वातावरण की चादर से भी ढके हों, ताकि उन पर पनपा किसी भी तरह का जीवन उनके तारे से आने वाले किसी भी तरह के खतरे से बच पाए। लगभग 29 सालों से चली आ रही हमारी रिसर्च में हमने अब तक 4000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को खोज लिया है, जिनमें से कुछ तो वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बेहतर हो सकते हैं। हमने कई ऐसे ग्रहों को खोज लिया है जिन पर हमें एटमॉस्फेयर की एक मोटी चादर होने के साथ साथ पानी की मौजूदगी के संकेत तक मिले हैं। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों को एक ऐसा ग्रह देखने को मिला है जिस पर हमें पृथ्वी के जैसे टेक्टोनिक एक्टिविटीज होने के संकेत मिले हैं। हमसे लगभग 45 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद इस ग्रह के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से हमें यह टेक्टोनिक एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं। और तो और कैसे वैज्ञानिकों को देखने को मिले ऑर्गेनिक मटेरियल और पानी, वो भी एक एस्टेरॉइड पर। आइए जानते हैं इन दोनों ही अपडेट्स के पीछे की पूरी कहानी विस्तार से आज के इस खास एस्ट्रोनॉमी अपडेट्स एपिसोड में। तो आप देख रहे हैं स्पेस डोज और आज के लिए मैं हूं आपका होस्ट पंकज इनटू द यूनिवर्स विद पंक चैनल से। एस्टेरॉइड्स यह ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनका निर्माण हमारे सौरमंडल के निर्माण के साथ कई अरबों सालों पहले हुआ था। यह एस्टेरॉइड्स कई तरह के मिनरल से बने हो सकते हैं, जिनमें से सबसे कॉमन है कार्बन रिच एस्टेरॉइड्स, यानी कि इन एस्टेरॉइड्स पर कार्बन की भरमार होती है और यही कारण है जो इन्हें हमारे वैज्ञानिकों की खोज का मुख्य केंद्र बना देता है। दरअसल वैज्ञानिक इन एस्टेरॉइड्स के मटेरियल की स्टडी कर यह जानना चाहते हैं कि वो कौन सी मुख्य चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। अपने ऐसे ही कुछ इरादे के साथ जापानीज स्पेस एजेंसी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी JAXA ने अपने हायाबुसा मिशन को एक नियर अर्थ एस्टेरॉइड इटोकावा पर भेजा था, ताकि उनका हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट सैंपल को जुटाकर पृथ्वी पर वापस भेज पाए, जिनका बारीकी से अध्ययन लेबोरेटरीज में किया जा सके। जापानीज स्पेस एजेंसी ने इस मिशन को 2005 में लॉन्च किया था, जिसके बाद 2010 तक इसने इस एस्टेरॉइड से सैंपल्स को सफलतापूर्वक जुटाकर पृथ्वी पर वापस भेज दिया था, जिसके चलते 2010 से आज तक इस सैंपल को शोधकर्ताओं की कई टीम्स ने अध्ययन किया, जिससे हम अब इस एस्टेरॉइड के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस एस्टेरॉइड से कलेक्ट किए गए सैंपल से एक पार्टिकल जिसे अमेज़न नाम दिया गया है उसका बेहद बारीकी से अध्ययन किया, जिसके चलते वैज्ञानिकों को पता चला कि इस एस्टेरॉइड पर ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है और इसी के साथ साथ इस एस्टेरॉइड पर पानी समय के साथ रासायनिक तौर पर इवॉल्व हुआ है, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह। जिससे वैज्ञानिकों को यह पता चला कि एस्टेरॉइड्स भी ग्रहों के जैसे इवॉल्व होते हैं, फिर चाहे यह कितने ही ज्यादा छोटे क्यों ना हो। इसी के साथ इस पार्टिकल अमेज़न पर मिले वो ऑर्गेनिक मटेरियल हमें हीटेड और अनहीटेड दोनों तरह के देखने को मिले हैं, जिसका मतलब ये है कि ये एस्टेरॉइड बाकी के एस्टेरॉइड की तरह एक्सट्रीम हीटिंग, डिहाइड्रेशन और दूसरे एस्टेरॉइड से टकराने की वजह से भूतकाल में कई हिस्सों में टूटा भी होगा। इस स्टडी को लीड कर रही क्यूनी हुई शान chen का कहना है कि अगर हम बात करें इस एस्टेरॉइड की तो यह इटोकावा एस्टेरॉइड एक एस टाइप एस्टेरॉइड है, यानी कि इस एस्टेरॉइड की सतह चट्टानों से बनी है, जो कि सौरमंडल में मिलने वाले एस्टेरॉइड्स की दूसरी सबसे कॉमन टाइप है। वैज्ञानिक अभी तक सी टाइप के एस्टेरॉइड्स को ही ज्यादातर स्टडी करते आए थे, लेकिन इस रिसर्च से हमें यह पता चला कि कैसे एस टाइप के एस्टेरॉइड्स पर भी जीवन के पनपने के लिए मुख्य ऑर्गेनिक मटेरियल्स मौजूद हो सकते हैं। हालांकि इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स का इस एस्टेरॉइड पर मिलना यह किसी भी तरह से साबित नहीं करता कि वहां पर किसी तरह का जीवन मौजूद होगा, लेकिन यह ऑर्गेनिक मैटर जीवन के मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इस नई खोज से हमें यह पता चलता है कि कैसे यह ऑर्गेनिक मटेरियल्स हमारे सौरमंडल में काफी ज्यादा आम हैं, जो हमारे सौरमंडल में किसी भी तरह के जीवन के चांसेस को काफी हद तक बढ़ा देते हैं। जापानीज स्पेस एजेंसी का दूसरा मिशन हायाबुसा 2B सफलतापूर्वक एस्टेरॉइड रेयुगु के सैंपल्स को जुटा चुका है, जिसको इसने 6 दिसंबर 2020 को हमारी पृथ्वी तक पहुंचा दिया था। जापानीज स्पेस एजेंसी JAXA इसी के साथ यानी 2021 के अंत तक इन सैंपल्स को रिसर्चर्स की 6 इंटरनेशनल टीम्स को प्रोवाइड करा देगा, जिनका इस नई खोज के बाद बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। जापानीज स्पेस एजेंसी के अलावा नासा के ओसाइरस रेक्स स्पेसक्राफ्ट ने भी एस्टेरॉइड बीनू से सैंपल्स को जुटा लिया है, जिसको वो साल 2023 के अंत तक हमारी पृथ्वी तक पहुंचा देगा।
हायाबुसा के सैंपल्स को जुटाकर हुई नई इन खोजों से, साथ के साथ आने वाले इन नए मिशंस के चलते होने वाली इन नई खोजों से वैज्ञानिकों को हमारे सौर मंडल के शुरुआती समय में झांकने में बेहतर मदद मिलेगी, जो हमारी भी मदद यह समझने में करेगा कि वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन पहली बार पनपा था। बहरहाल अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। तो हाल ही में वैज्ञानिकों को एक ऐसा ग्रह मिला जिस पर उन्हें टेक्टोनिक एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं। ये ग्रह जाना जाता है LHS 3844b नाम से, जो कि LHS 3844 नाम के एक रेड ड्वार्फ यानी लाल बौने सितारे को ऑर्बिट करता हुआ देखा गया है। ये ग्रह आकार के मामले में पृथ्वी से थोड़ा ही बड़ा है और हाँ, एक पथरीला ग्रह है। ये ग्रह अपने तारे को इतना करीब से ऑर्बिट करता है कि महज 11 घंटों में ही यह अपनी ऐसी किसी एक ऑर्बिट को पूरा कर लेता है। अपने सितारे के इतना करीब होने की वजह से ये ग्रह अपने तारे से टाइडली लॉक्ड भी है, यानी कि ये ग्रह अपने तारे की तरफ अपनी एक ही साइड को हमेशा रखता है, जिसकी वजह से इसकी सूर्य वाली साइड का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है और सूर्य से दूसरी साइड का टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस के करीब तक रहता है। इस ग्रह की दोनों साइड्स के बीच इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह का अंदरूनी भाग किन्हीं वजहों से काफी खास होगा। इस स्टडी को लीड करने वाले बर्न्स यूनिवर्सिटी के टोबियस मायर का कहना है कि इस ग्रह के पास कोई वातावरण न होने की वजह से ही हम इस ग्रह के इंटीरियर के बारे में जान पाए। पृथ्वी पर यह टेक्टोनिक एक्टिविटीज पहाड़ों का निर्माण करने से लेकर वॉल्केनिक एक्टिविटीज को शुरू करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। पृथ्वी पर यह टेक्टोनिक एक्टिविटीज पृथ्वी पर पनपने वाले जीवन के लिए अच्छी और बुरी दोनों ही हो सकती हैं, जिस वजह से भी वैज्ञानिक पृथ्वी जैसे हैबिटेबल ग्रहों की खोज के लिए इन तरह की टेक्टोनिक एक्टिविटीज को एक काफी अहम हिस्सा मानते हैं। इस खोज को अंजाम देने वाली उस टीम ने इस खोज के लिए इस ग्रह की कई सिमुलेशंस की, जिनमें उन्हें इसके अंदरूनी भाग में मटेरियल का फ्लो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिला। लेकिन इस मटेरियल के फ्लो की सटीक डायरेक्शन का पता फिलहाल के लिए वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। लेकिन उन्हें अपनी इस रिसर्च से यह पता चला कि इस ग्रह की एक साइड पर जहां टेक्टोनिक एक्टिविटीज काफी ज्यादा होती होंगी, तो वहीं इसी ग्रह की दूसरी साइड में यह एक्टिविटीज ना के बराबर होती होंगी। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर मटेरियल की सटीक फ्लो की डायरेक्शन का पता आने वाली रिसर्च से ही चल पाएगा, जिससे हमें आने वाले समय में काफी नई नई डिस्कवरीज देखने को मिल सकती हैं, जो पृथ्वी जैसे ग्रहों की हमारी नॉलेज में काफी बढ़ोतरी कर सकती हैं और जो शायद हमारी मदद ऐसी किसी प्रॉपर्टी को खोजने में कर सकती है जो पृथ्वी जैसे ग्रहों की हमारी इस खोज की रफ्तार को काफी हद तक बढ़ा सकती है। वेल, तो आपको क्या लगता है, पृथ्वी जैसे जीवनदायिनी ग्रह की खोज के लिए अभी हमें और कितना समय लग सकता है? अपने सुझाव आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहरहाल आज के इस खास एस्ट्रोनॉमी अपडेट्स एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको इसी तरह से मिलते रहें। तो मैं मिलता हूं अब आपसे एक नई वीडियो में कुछ और नई रोचक एस्ट्रोनॉमी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।